Hello बच्चों, let's read the question. The question says that which of the following cannot act as a inducer? तो हमें यह बताना है कि जो प्रश्न में नीचे चार ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कौन सा एक ऐसा है जो एक इंड्यूसर के रूप में कार्य नहीं कर सकता। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंड्यूसर क्या होता है। तो इंड्यूसर एक प्रकार का केमिकल हो सकता है या रसायन हो सकता है जो किसी प्रोसेस या प्रक्रिया को इंड्यूस या फिर इनिशिएट करने का कार्य करता हो, यानी कि उसकी शुरुआत करने का कार्य करता हो। तो इस प्रकार का जो केमिकल होते हैं उसे हम इंड्यूसर कह सकते हैं या प्रेरक कहते हैं। तो हम एक प्रक्रिया देखते हैं। हम जानते हैं कि जो जीन एक्सप्रेशन की प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा कोई जीन अपने एक्सप्रेशन या प्रभाव को प्रदर्शित करती है, इसे हम क्या कहते हैं, जीन अभिव्यक्ति। और इसका रेगुलेशन की जो प्रोसेस होती है उसमें हम एक लेक ओपेरॉन का अध्ययन करते हैं। लेक ओपेरॉन नाम के जो प्रक्रिया होती है उसका अध्ययन करते हैं। तो लेक ओपेरॉन को सबसे पहले किसने दिया था? जैकब और मोनार्ड, दो वैज्ञानिकों ने दिया था। तो लेक ओपेरॉन क्या होता है? यह कुछ जीनों का या जीनों के ग्रुप का एक समूह होता है जिसमें जीन इस प्रकार से लगी रहती है। सबसे पहले कौन सी? रेगुलेटर जीन। फिर कौन सी जीन होती है? प्रमोटर जीन। उसके बाद में ऑपरेटर जीन। और उन सब के बाद में कौन सा जीन्स होती है? स्ट्रक्चरल जीन्स। इनके बाद में यहाँ पर तीन प्रकार की स्ट्रक्चरस जीन आई जाती है जिसमें से सबसे पहले होती है सिस्ट्रॉन जेड, फिर सिस्ट्रॉन वाई और उसके बाद में सिस्ट्रॉन ए। तो ये जो तीन स्ट्रक्चरल जीन होती है, इन स्ट्रक्चरल जीन का काम क्या होता है? ये स्ट्रक्चरल जीन आगे एमआरएनए का निर्माण करती है या फिर ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया को बढ़ाती है जिससे एमआरएनए का निर्माण होता है। और फिर इस एमआरएनए से जो है प्रोटीन का या फिर एंजाइम्स का निर्माण किया जाता है। तो अब हमारा इससे इंड्यूसर से क्या मतलब है? तो हम देखते हैं कि जब ये लेक ओपेरॉन की प्रक्रिया होती है तो क्या होता है, ये जो रेगुलेटर जीन होती है यह क्या बनाती है? यह एक रिप्रेसर प्रोटीन का निर्माण करती है। किसका? रिप्रेसर का, जिसे हम क्या कहते हैं? दमनकारी। और यह रिप्रेसर किससे जाकर जुड़ जाता है? ऑपरेटर से। ऑपरेटर जीन से जुड़ जाता है। तो ऑपरेटर जीन से रिप्रेसर के जुड़ने के कारण जो है, जो ये सारी प्रक्रिया होती है वो क्लोज हो जाती है। क्लोज हो जाने के कारण आगे स्ट्रक्चरल जीन तक इसका प्रभाव नहीं जाता और फिर से एमआरएनए का निर्माण नहीं होगा। एमआरएनए का निर्माण नहीं होगा तो आगे प्रोटीन एंजाइम का निर्माण नहीं होता है। तो इसको प्रक्रिया को पुनः चालू करने के लिए एक केमिकल होता है, केमिकल होता है जिसमें लेक ओपेरॉन, जो ओपेरॉन होता है उसमें किसका काम आता है? लेक्टोज का। लेक्टोज, लेक्टोज जैसा एक केमिकल होता है जिसे हम क्या कहते हैं? इंड्यूसर। और यह इंड्यूसर क्या करता है? बाइंड हो जाता है किससे? रिप्रेसर की साइड से। बाइंड यानी जुड़ जाता है रिप्रेसर से। अब यह इंड्यूसर रिप्रेसर से जुड़ जाएगा तो यह रिप्रेसर ऑपरेटर से नहीं जुड़ पाता। ऑपरेटर से नहीं जुड़ पाता तो आगे स्ट्रक्चरल जीन एमआरएनए का निर्माण करने लगती है। एमआरएनए का निर्माण हो जाता है तो फिर आगे ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया होती है, उससे आगे फिर ट्रांसलेशन की प्रक्रिया होती है। एमआरएनए से ट्रांसलेशन की प्रक्रिया होगी। ट्रांसलेशन की प्रक्रिया से आगे प्रोटीन और एंजाइम का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार हम कहते हैं कि ये जो केमिकल होता है जिसे हम इंड्यूसर कहते हैं, यह इस प्रक्रिया को इंड्यूस कर देता है या वापस ऑन कर देता है। तो हम देखते हैं कि हमें प्रश्न पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट एक्ट एज ए इंड्यूसर। तो लेक के ओपेरैंड में हमने देखा कि लेक्टोज जो होता है वो एक इंड्यूसर का काम करता है। तो लेक्टोज तो इंड्यूसर है। बाकी ये जो दो हमारे पास है, ग्लूकोज और ग्लेक्टोज, ये किसी भी प्रकार से एक इंड्यूसर का काम नहीं करते हैं। तो ये दोनों के दोनों इंड्यूसर के रूप में काम नहीं करते। तो हमारा जो डी ऑप्शन है, बोथ ए एंड सी, राइट ऑप्शन हो जाएगा कि ये दोनों इंड्यूसर के रूप में काम नहीं कर सकते। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन, बोथ ए एंड सी इज इक्वल, इज राइट ऑप्शंस। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। ऑल द बेस्ट।